Hello students, this is Dr. Amit Juneja, lecturer economics, Shahid Balwinder Singh Government Senior Secondary Smart School, Sabwana, District Fazilka, and I welcome you all in this channel Amit Juneja Economics. So in today's lecture we are going to discuss the another type of cost, and in the last lecture we discussed about the total cost and the various components of total cost, like it's the total fixed cost and the total variable cost. So हमने अपने लास्ट लेक्चर के अंदर यही देखा था कि व्हाट आर द वेरियस कंपोनेंट्स ऑफ फिक्स्ड कॉस्ट, कि फिक्स्ड कॉस्ट में क्या क्या आता है। उसमें हमने बात की थी कि फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर हम परमानेंट स्टाफ की सैलरी की बात कर सकते हैं, इलेक्ट्रिसिटी के मिनिमम चार्जेस की बात कर सकते हैं, या लाइफ इंश्योरेंस प्रीमियम की बात कर सकते हैं। जो वेरिएबल कॉस्ट है उसके अंदर जो नॉन परमानेंट एम्प्लॉइज हैं उनकी बात कर सकते हैं, कॉस्ट ऑफ रॉ मटेरियल की बात कर सकते हैं। सो दीज आर द कंपोनेंट ऑफ वेरिएबल कॉस्ट। तो हमने सबसे पहले एक टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व बनाई और हमने इसको एक और नाम दिया था, दैट इज कॉल्ड द ओवरहेड कॉस्ट। सो व्हाई इट्स कॉल्ड ओवरहेड कॉस्ट? बिकॉज ये जो कॉस्ट है ये एक एंटरप्रेन्योर और एक प्रोड्यूसर के सिर के ऊपर से है, मतलब वो इनको कंट्रोल नहीं कर सकता, ये उसको बियर करनी ही पड़ेंगी, ईदर प्रोडक्शन इज डन और द नॉट। जैसे अगर प्रोडक्शन जीरो भी हो जाएगी तो भी उसको ये कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी, अगर वो प्रोडक्शन कम करेगा तो भी ये कॉस्ट उतनी ही पड़ेगी, अगर प्रोडक्शन ज्यादा करेगा तो भी कॉस्ट उतनी ही पड़ेगी। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो हमेशा फिक्स रहती है, दैट्स व्हाई द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज ऑलवेज पैरेलल टू द एक्स एक्सिस। नंबर 2 हमने बात की वेरिएबल कॉस्ट की। वेरिएबल कॉस्ट है, नाम से क्लियर कर लीजिए, जो वेरी करेगी, वेरी अकॉर्डिंग टू द चेंज इन आउटपुट। आउटपुट चेंज होगी तो कॉस्ट भी चेंज होगी। जैसे हमने कहा था कि देयर इज अ पॉजिटिव रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। सो इफ आउटपुट इज इंक्रीजेस देन द कॉस्ट आल्सो इंक्रीजेस, इफ आउटपुट डिक्रीजेस कॉस्ट आल्सो डिक्रीजेस, but at the same time if the output is zero the cost is always equal to zero. So क्या होगा, जो कॉस्ट है वो जो है आउटपुट के चेंज होने पर चेंज होगी, एंड इफ यू वांट टू कैलकुलेट द टोटल कॉस्ट देन यू हैव टू एड अप द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट। अगर हमें टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट करना है तो क्या करना पड़ेगा, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट टोटल वेरिएबल कॉस्ट दोनों को ऐड करना पड़ेगा। और हमने एक सबसे इंपॉर्टेंट बात की थी और वो ये थी कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो हैं वो हमेशा ऐड होंगी तो टोटल कॉस्ट बनेगी, इसलिए टोटल कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट कर्व जो हैं वो हमेशा पैरेलल टू ईच अदर होंगी। व्हाई? बिकॉज द डिफरेंस बिटवीन टोटल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट इज ऑफ टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड। That's why the difference between total cost and total variable cost is always fixed. That's why both these curves offer total cost and total variable cost ये हमेशा क्या होंगी, पैरेलल फॉर्म के अंदर जो है वो जाएंगी। तो आज हम बात करेंगे सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट की। तो हम अपना जो हेडिंग बनाते हैं आज के लिए वो है टाइप ऑफ कॉस्ट, और हम उसके अंदर सेकंड टाइप ऑफ कॉस्ट जो है उसको डिस्कस करने वाले हैं, व्हिच इज कॉल्ड एवरेज कॉस्ट। एवरेज कॉस्ट। सो सबसे पहले हम एवरेज का मीनिंग क्लियर करेंगे कि व्हाट इज एवरेज। जब हम स्टैटिस्टिक्स का पोर्शन करेंगे तो उसके अंदर हमारे पास एवरेज को कैलकुलेट करने का पूरा चैप्टर है। उसको हम एवरेज जो है उसको हम नाम देंगे arithmetic mean. Okay, so there are certain type of averages like arithmetic mean or the median or the mode and the geometric mean and the harmonic mean. So these are the type of averages. So हमने average का meaning clear करना है सबसे पहले कि actually average होती क्या है, क्योंकि cost का जो meaning है वो हम already clear कर चुके हैं कि cost क्या है। जब भी हम cost की बात करेंगे we always talk about the monetary expenses done by a producer on producing a definite level of output। वो सबसे पहले क्या करेगा, एक आउटपुट का लेवल जो है वो डिसाइड करेगा कि मुझे इतनी आउटपुट प्रोड्यूस करनी है। उसके ऊपर जितने भी मॉनेटरी एक्सपेंसेस होंगे अगर हम उनको काउंट कर लेते हैं तो उसको कहा जाएगा कॉस्ट। तो कॉस्ट का मीनिंग तो क्लियर है, हमें जो मीनिंग क्लियर करना है वो हमें एवरेज का मीनिंग क्लियर करना है कि एवरेज जो है इसका मतलब क्या है। तो
एवरेज का मीनिंग हम पहले क्लियर करेंगे। देखिए एवरेज क्या होता है, एवरेज मीन्स इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। सो जब भी हम एवरेज की बात करेंगे तो एवरेज से हमारा मतलब होगा इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन से। अगर हमें किसी भी चीज की एवरेज निकालनी है तो उसका मतलब ये होगा कि जो भी वो चीज होगी हमने उसको सारे लोगों के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट जो है वो कर देना है। जैसे हम एग्जांपल लेते हैं, सपोज कीजिए कि मेरी क्लास के अंदर 3 स्टूडेंट्स हैं, ए बी एंड सी। तो 3 स्टूडेंट हैं। जो फर्स्ट स्टूडेंट है उसके पास लेट इट बी की 10 रुपीज है। जो बी स्टूडेंट है उसके पास 20 रुपीज है। जो सी स्टूडेंट है उसके पास 30 रुपीज है। तो ये 3 स्टूडेंट है मेरी क्लास में। फर्स्ट के पास 10, सेकंड के पास 20, थर्ड के पास 30। अब मैं चाहता हूं कि सभी के पास जो है वो इक्वल रुपीस हो। मतलब इसके पास 10 है, इसके पास 30 है, इसके पास 20 है। इसका मतलब इक्वल रुपीस नहीं है। मैं चाहता हूं कि सभी के पास इक्वल रुपीस होने चाहिए। तो मैंने क्या किया, मैंने जो ए स्टूडेंट था उसको कहा कि आप मुझे अपने 10 रुपीस दे दो। तो मैंने उसके 10 रुपीस लिए और अपनी पॉकेट में डाल दिए। ओके, अब आप काउंट कीजिएगा कि मेरी पॉकेट के अंदर कितने रुपीस हैं। तो मैंने ए स्टूडेंट को बोला कि अपने 10 रुपीस जो है वो मुझे दे दो। तो मैंने उसके 10 रुपीस जो है वो अपनी पॉकेट में डाल लिए। फिर मैंने बी स्टूडेंट को बोला कि आप अपने 20 रुपीस मुझे दे दो। तो वो भी मैंने अपनी पॉकेट में डाल लिए। अब मेरी पॉकेट में कितने हो गए, 30 रुपीस। इसका मतलब क्या हुआ, मैंने इन दोनों को ऐड कर दिया। फिर मैंने सी स्टूडेंट को कहा कि आप अपने 30 रुपीस मुझे दे दो। तो उसने अपने 30 रुपीस मुझे दे दिए, मैंने उसको भी अपनी पॉकेट में डाल लिया। अब मेरी पॉकेट में कितने हो गए, 60 रुपीस। तो अब मैंने क्या किया, उसको भी बीच में ऐड कर लिया। अब मैं चाहता हूं कि जो मेरी पॉकेट के अंदर 60 रुपीस हैं, मैंने उसको सभी के अंदर इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो मेरे पास कितने स्टूडेंट्स हैं, 3, 1 2 3। तो मैंने 3 लोगों के अंदर 60 रुपीस को इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। सो हाउ कैन आई डू दैट। तो क्या होगा, सिंपल। अब सोचो, अगर मैं सभी को 20 20 20 रुपीस दे दूं तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो जाएगा। मुझे कैसे पता लगा कि मुझे सभी को 20 20 20 देना है। मैंने पहले तो क्या किया, 3 लोगों के जो मेरे पास रुपीस थे मैंने उसको ऐड किया। ऐड एडिशन करके आ गया 60। फिर मैंने देखा कि मैंने कितने स्टूडेंट्स के जो पैसे हैं उसको पॉकेट में डाला है। 3 स्टूडेंट के, तो मैंने डिवाइड कर दिया 3 के साथ। तो 60 डिवाइडेड बाय 3 आंसर इज 20। तो मैंने सभी के अंदर 20 20 20 जो है उसको डिवाइड कर दिया। तो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन हो गया। एवरेज मींस इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन। अब इसको कैसे कैलकुलेट करते हैं, बहुत सिंपल है कि आपने जितने आइटम्स को ऐड करना है, जैसे मैंने यहाँ पे 1 2 3 आइटम को ऐड किया था। डिवाइड बाय 3। अगर मैं 5 आइटम्स को ऐड करता देन डिवाइडेड बाय 5। अगर मैं 10 आइटम को ऐड करता डिवाइडेड बाय 10। तो वो क्या है, इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है। अब इसी चीज को जो है एवरेज को हम यूज करेंगे इन फाइंड आउट द एवरेज कॉस्ट। सपोज करो मैं कहता हूं कि हमने कुछ कम्युनिटीज जो है वो प्रोड्यूस की। लेट इट बी कि हमने 6 कम्युनिटीज जो है वो प्रोड्यूस की। ओके, तो नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस हो गए 6। अब 6 कम्युनिटीज को प्रोड्यूस करने में जो मुझे टोटल कॉस्ट आई वो आई, सपोज करो कि 72 रुपीस की। 72 रुपीज इज द टोटल कॉस्ट। और ये क्या है, ये है मेरी आउटपुट। ठीक हो गया। अब जो कल हमने टेबल बनाया था टोटल कॉस्ट का, उससे पहले हमने एक टेबल बनाया था टोटल वेरिएबल कॉस्ट का, उससे पहले हमने एक टेबल बनाया था टोटल फिक्स्ड कॉस्ट का। ये 3 हमने टेबल बनाए। अब जब टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो टेबल बनाया था उसमें हमने क्या कहा था, टोटल वेरिएबल कॉस्ट का जो टेबल था उसमें हमने क्या कहा था, हमने कहा था कि इन जो इनिशियल स्टेजेस होती हैं उसके अंदर जो टोटल वेरिएबल कॉस्ट है वो डिक्रीजिंग रेट पर इंक्रीज होती है। याद करो, आउटपुट 0 तो कॉस्ट 0, आउटपुट 1 तो कॉस्ट 10, 2 पे 18, 3 पे 24, 4 पे 28, 5 पे 32। क्या हो रहा है, पहले 10 इंक्रीज हुई, फिर 8, फिर 6, फिर 4, फिर 4। तो वो क्या हो गए, कांस्टेंट रेट हो गया। उसके बाद 6 8 10 12 ऐसे हुआ था।
तो कभी इंक्रीजिंग रेट पर हो रही है, कभी कांस्टेंट रेट पे हो रही है, कभी डिक्रीजिंग रेट पे हो रही है। मैं चाहता हूं कि सारी की सारी कॉस्ट जो है उसको मैंने इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर देना है, बराबर बराबर। ठीक है, तब देखो, अब मैंने टोटल सपोज करो कि मैंने 6 कम्युनिटीज जो है वो प्रोड्यूस की, तो आउटपुट हो गई 6। तो उसके ऊपर मुझे टोटल कॉस्ट पड़ी। अब टोटल कॉस्ट कैसे कैलकुलेट की होगी? टोटल फिक्स्ड और टोटल वेरिएबल को ऐड करके, तो मेरे पास आ गया सपोज करो आंसर 72। अब मुझे क्या करना है, अब सोचो जो मैंने टोटल कॉस्ट ये 72 रुपी कैलकुलेट की होगी, ये मैंने कैसे कैलकुलेट की होगी? मैंने देखा होगा कि फर्स्ट कम्युनिटी प्रोड्यूस करने पे मुझे कितनी कॉस्ट पड़ी, प्लस सेकंड कम्युनिटी पे कितनी पड़ी, प्लस थर्ड कम्युनिटी पे कितनी पड़ी, प्लस फोर्थ कम्युनिटी पे कितनी पड़ी, प्लस फिफ्थ कम्युनिटी पे कितनी पड़ी, प्लस सिक्स्थ कम्युनिटी पे कितनी पड़ी। तो मैंने 6 की 6 कम्युनिटीज जो हैं उनके ऊपर जो टोटल कॉस्ट मुझे लगी, तो मैंने उसको ऐड किया, तो ये मेरी टोटल कॉस्ट आ गई। अब किसी पे इंक्रीजिंग रेट पे हुई होगी, किसी पे डिक्रीजिंग रेट पर हुई होगी, किसी पे कांस्टेंट रेट पे हुई होगी। सो अब जो भी है, मतलब 72 आंसर आ गया। अब मुझे क्या करना है, इस 72 रुपीस को सारी की सारी आउटपुट की यूनिट में मुझे इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कैसे करूंगा? अब अगर 6 कम्युनिटीज पे मुझे टोटल कॉस्ट 72 रुपी पड़ी है, तो अब एक पे कितनी पड़ेगी? अब जो आप छोटी क्लासेस में इसको करके आए, छोटी क्लासेस में कैसे करते हैं, इसको इधर ले जाओ, तो 72 अपॉन 6। तो अगर मैं एक कम्युनिटी की बात करूं तो उसके ऊपर कितनी पड़ी? 12। तो ये क्या है, ये मैंने सारी की सारी कम्युनिटी के अंदर जो मेरी टोटल कॉस्ट थी, मैंने उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी सारी कम्युनिटीज पे 12 12 12 12 12 एंड 12 की कॉस्ट जो है वो पड़ी है। 6 टाइम आप 12 लिख दीजिए, तो 72 का आंसर जो है वो आ जाएगा। ठीक है, सो अब ये क्या है, अब ये जो 12 रुपी मेरी कॉस्ट आई, ये कितनी कम्युनिटी की आई? ये आई 1 कम्युनिटी की। सो दिस इज द एवरेज। सो एवरेज क्या होता है? एवरेज में जब भी हम बात करते हैं, उसके अंदर हम बात करते हैं पर यूनिट कॉस्ट की। इट इज द पर यूनिट कॉस्ट। एवरेज, एवरेज मींस 1 इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन है, तो आपको बताना है कि 1 1 1 1 1 को कितने कितने रुपीस मिलेंगे, या 1 1 1 1 1 पे आपको कितनी कॉस्ट बियर करनी पड़ेगी। सो एवरेज कॉस्ट मींस द पर यूनिट कॉस्ट। भी एक चीज को बनाने पे आपको कितनी कॉस्ट पड़ी। तो हमने क्या किया, हमने यहां पे लिखा आउटपुट, हमने कहा लो जी 6 यूनिट्स ऑफ आउटपुट है, टोटल कॉस्ट 72 है। तो कहता है अभी एक यूनिट पे कितनी पड़ी, तो मैंने इधर 1 कर दिया, 1 कर दिया। अब देखो मैंने 6 का 1 बनाया, तो मैंने जो लेफ्ट हैंड साइड है उसको मैंने क्या किया, 6 से डिवाइड किया। अगर आपको लेफ्ट हैंड साइड को 6 से डिवाइड करना है, तो आपको राइट हैंड साइड को भी करना पड़ेगा। तो हमने राइट हैंड साइड को भी 6 से डिवाइड कर दिया, तो 72 डिवाइडेड बाय 6, तो इट्स आंसर इज इक्वल टू 12। सो द पर यूनिट कॉस्ट इज कितना आ गया? 12। अब सोचो ये 12 आंसर कैसे आया? मैंने जो ये 1 निकाला, ये क्या है, ये मेरी एवरेज कॉस्ट है। ठीक है, अब ये कैसे आंसर आया? मैंने क्या कहा था, ये 72 को मैंने 6 के साथ डिवाइड किया, तो 72 क्या है? 72 है मेरी टोटल कॉस्ट। ओके, और 6 क्या है? 6 मेरा आउटपुट है। तो अगर हम जो भी हमारी टोटल कॉस्ट है, अगर हम उसको आउटपुट के साथ डिवाइड कर देते हैं, तो क्या होगा, हमें हमारी एवरेज कॉस्ट जो है वो मिल जाएगी। सो टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट आ गया। अब यहां तक क्लियर हो गया। अब इसी को क्या करते हैं, थोड़ा सा हम और जो है एक्सप्लेन करते हैं। अब कैसे इसको एक्सप्लेन करेंगे? अब हमें ये पता लगा कि जो एवरेज कॉस्ट है ये इक्वल है किसके बराबर? इट इज टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट। ये आपका आउटपुट के कितने यूनिट्स हैं। अब हमें ये पता है कि जो इसका न्यूमिनेटर है विच इज टोटल कॉस्ट, इसमें दो तरह की कॉस्ट इंक्लूडेड है, क्योंकि हमने टोटल कॉस्ट को सीधा तो कैलकुलेट किया ही नहीं था। याद करो,
अगर हमने टोटल कॉस्ट को कैलकुलेट किया था, हमने उसको सीधा तो कैलकुलेट किया ही नहीं था। हमने कैसे कैलकुलेट किया था? पहले हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को कैलकुलेट किया था, फिर हमने टोटल वेरिएबल कॉस्ट को कैलकुलेट किया था, फिर दोनों को ऐड किया था, उसके बाद टोटल कॉस्ट बनी थी। मतलब अगर मैं चाहूं तो मैं क्या कर सकता हूं, मैं टोटल कॉस्ट को दो पार्ट्स के अंदर जो है वो मैं डिवाइड कर सकता हूं। कौन कौन सा? टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट। तो मैंने न्यूमिनेटर जो है टोटल कॉस्ट उसको दो पार्ट्स में डिवाइड किया, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट एज इट इज रहेगा, हम आउटपुट को Q मान लेते हैं। सो अब नाउ द टोटल कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट डिवाइडेड बाय Q। अब क्या करते हैं, अब हमें इन दोनों को Q से डिवाइड करना है ना। सो हम क्या करते हैं, जो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट है इसको अलग कर लेते हैं और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को हम अलग कर लेते हैं, तो दोनों को डिवाइड कर देते हैं। अगर हमने कहा था कि टोटल कॉस्ट डिवाइडेड बाय आउटपुट इज इक्वल टू एवरेज कॉस्ट, अगर आप टोटल को सिर्फ आप ये टी चेक करो, सिर्फ टी मतलब टोटल, टोटल को अगर आप आउटपुट के साथ डिवाइड करते हो तो वो क्या आता है? एवरेज। सिर्फ मैं एफसी की बात नहीं कर रहा, मैं फिक्स्ड कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं यहाँ पे वीसी यानी कि वेरिएबल कॉस्ट की बात नहीं कर रहा, मैं सिर्फ टी की बात कर रहा हूँ। टी मींस द टोटल। अगर आप टोटल को आउटपुट के साथ डिवाइड करते हो, देखो आपने टोटल को आउटपुट के साथ डिवाइड किया था तो एवरेज आ गया था, कॉस्ट एज इट इज। अब यहाँ पे भी देखो, अब आपने टोटल को आउटपुट के साथ डिवाइड किया तो क्या आ गया? एवरेज। फिक्स्ड कॉस्ट साथ में एज इट इज। फिर यहाँ पे टोटल को आपने आउटपुट के साथ डिवाइड किया विच इज एवरेज, वेरिएबल कॉस्ट एज इट इज। सो दिस इज योर एवरेज कॉस्ट। सो एवरेज कॉस्ट किसके बराबर है? इट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट प्लस एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। सो जैसे जो टोटल कॉस्ट थी दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट, इन द सेम वे एवरेज कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट एंड एवरेज वेरिएबल कॉस्ट। इसका मतलब ये हुआ कि अब अगर हमें एवरेज कॉस्ट का पता लगाना है तो कैसे होगा? अब एवरेज कॉस्ट का पता हमें सीधे तरीके से तो लगेगा नहीं, क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले हम एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे, फिर दोनों को ऐड करेंगे। ऐड करके हमें क्या पता लगेगा? एवरेज कॉस्ट जो है वो पता लगेगी। सिंपल, जैसे हमने टोटल कॉस्ट में किया था कि पहले हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट प्लस टोटल वेरिएबल कॉस्ट करके टोटल कॉस्ट कैलकुलेट की थी। अब क्या करेंगे? एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट और एवरेज वेरिएबल कॉस्ट करके उससे एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करेंगे। दैट्स क्लियर टू यू? सो अब हम सबसे पहले हमारा काम ये है कि हमने क्या करना है, सबसे पहले एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर एवरेज वेरिएबल कॉस्ट कैलकुलेट करनी है, फिर दोनों को ऐड करके एवरेज कॉस्ट को कैलकुलेट करना है। तो अब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैसे कैलकुलेट होगी? ध्यान से देखो, मैंने एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट ये वाला कंपोनेंट कैसे कैलकुलेट किया? मैंने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट के साथ डिवाइड किया। तो हम क्या करेंगे, जो हमने सबसे पहला टेबल बनाया था जिसमें हमने टोटल फिक्स्ड कॉस्ट ली थी वो ले लेंगे, उसको आउटपुट के साथ डिवाइड कर देंगे। एवरेज वेरिएबल कॉस्ट ये कैसे कैलकुलेट होगा? हम टोटल वेरिएबल कॉस्ट वाला टेबल ले लेंगे, उसको आउटपुट के साथ डिवाइड कर देंगे तो हमें एवरेज वेरिएबल कॉस्ट मिल जाएगी, तो दोनों को ऐड करके एवरेज कॉस्ट आ जाएगी। सो वी स्टार्ट विद द फर्स्ट कंपोनेंट ऑफ एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो सबसे पहले हम इसी की बात करते हैं। तो हमारा जो फर्स्ट कंपोनेंट रहेगा इसके अंदर दैट इज द एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। तो इसको हम सब पार्ट बना देते हैं, वन विच इज एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट किसके बराबर है? सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे, इट इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट। भी अब आपको क्या करना है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कैलकुलेट करने के लिए यू हैव टू डिवाइड द टोटल फिक्स्ड कॉस्ट विद द यूनिट्स ऑफ आउटपुट। ये तो अब हमें दो ही कॉलम लेने हैं क्योंकि हमें एक तो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए, एक हमें आउटपुट चाहिए, तो बस दो कॉलम ले लीजिए। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं आउटपुट, ठीक है, और यहाँ पे लिख लेते हैं टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, क्योंकि हमें फॉर्मूले में दो ही चीजें चाहिए, आउटपुट चाहिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट चाहिए,
टोटल फिक्स्ड कॉस्ट को आउटपुट के साथ डिवाइड करेंगे तो जो आंसर आएगा वो आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट का। डन। तो हम अपना पुराना टेबल उठाने वाले हैं, हम कोई नया टेबल नहीं बनाएंगे। मैंने पहले आपको क्लियर कर दिया था कि जिस तरह से पूरा का पूरा प्रोडक्शन फंक्शन हमने एक ही टेबल से किया था, वैसे ही पूरा का पूरा कॉस्ट फंक्शन भी हम एक ही टेबल से करेंगे। सो आउटपुट हमारी 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9। ओके, सो यहाँ पे है आपकी टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब आउटपुट आप जितनी मर्जी प्रोड्यूस कर लीजिए, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, उसने तो चेंज होना नहीं है। सो ये तो 10 की 10 ही रहेगी, तो इसको हम एज इट इज 10 पे रख देते हैं। Now it's clear to you? This is total fixed cost. Now we have to calculate average fixed cost. So total fixed cost divided by output. So 10 divided by 0. So what is 10 divided by 0? Don't tell me that is 10 divided by 0 is equal to 0. No. 10 divided by 0 is not equal to 0. When any number is divided by 0, the answer is infinity. So it is infinity. 10 divided by 1. So it is 10. 10 divided by 2. So it is 5. 10 divided by 3. So it is 3.33. 10 divided by 4. So it is 2.50. 10 divided by 5. So it is 2. 10 divided by 6. So it is 1.67. 10 divided by 7. So it is 1.43. 10 divided by 8. So it is 1.25. 10 divided by 9. So it is 1.11. So this is your average fixed cost. Okay? Clear? अब इसको हम क्या करते हैं, एक डायग्राम से भी जो है वो दिखाएंगे ताकि हमें एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व जो है वो मिल जाए। सो सिमिलरली हम क्या करेंगे, अब हमें जो हमारा एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है, एक्स एक्सिस पे हमें आउटपुट लेनी है। सो आउटपुट हमने लिया है फ्रॉम 0 to 9, तो 0 to 9 ले लेते हैं इधर। सो इट इज 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड 9। सो इधर हमें लेना है एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। सो इधर लिख लेते हैं एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट। अब देखो मैक्सिमम वैल्यू कितनी है 10, मिनिमम वैल्यू कितनी है 1.11, तो हम 1 का स्केल लेते हैं। सो 1 का स्केल लेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10। तो ये आ गया। ठीक है, आप चाहे तो स्केल जितना मर्जी ले सकते हैं, आप 2 का भी ले सकते हैं, पर मैंने 1 का ले लिया, थोड़े से क्लैरिटी जो है वो ज्यादा आ जाएगी। अब अगर आप देखें कि अगर आपकी आउटपुट का लेवल 10 है, ठीक है, अब 0 पे तो वो इन्फिनिटी जाने वाला है। अब इन्फिनिटी तो पता नहीं कहां पे आएगा, तो हम 0 वाला पॉइंट जो है उसको प्लॉट नहीं करेंगे। हम 0 वाला पॉइंट प्लॉट नहीं करेंगे क्योंकि 0 के ऊपर जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो क्या है, वो इन्फिनिटी है। अब आप इन्फिनिटी को प्लॉट नहीं कर सकते, तो हम इसको जो है वो छोड़ने वाले हैं। अब हम क्या करेंगे, हम 1 से स्टार्ट करेंगे, तो आउटपुट 1 है, तो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो 10 है। 1 के ऊपर जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है वो है 10। ये वाला पॉइंट आ गया। ओके, डन। देन 1 पे 10, तो मैं यहां पे 1 पे 10 ये बन गया। ओके, 2 पे 5, अब 2 पे 5, तो ये वाला आपको पॉइंट आ गया, यहां पे आ गई। देन 3 पे 3.33, so it is 3.33, so it comes here. Then 4 पे 2.5, so 2.5. 5 पे 2, so 5 पे 2. This is the point. 6 1.67. 7 पे 1.43, then 8 पे 1.25, और 9 पे 1.11, so almost is equal to 1.
सो दिस इज द पॉइंट। ओके, अब अगर हम क्या करें, ये जो डिफरेंट पॉइंट आए अगर हम इसको मिला दें, यहां से आए, उसके बाद अब इसको मिलाना है हमें। सो ये जो आपको कर्व मिली, दिस इज योर एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व। ठीक है, अब ध्यान से इसमें दो तीन चीजें हैं जो बहुत ध्यान से करने वाली है। पहली चीज जो हमें ध्यान में रखनी है वो ये है कि नंबर वन, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कांट बी जीरो। ये कभी जीरो नहीं हो सकती। क्यों नहीं हो सकती? क्योंकि हमने कहा कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट जो है वो किसके बराबर है? दिस इज टोटल फिक्स्ड कॉस्ट डिवाइडेड बाय यूनिट्स ऑफ आउटपुट। अब सपोज करो कि मुझे आंसर जीरो चाहिए, तो कैसे होगा? अब अगर मुझे आंसर जीरो चाहिए, इसका मतलब ये होगा कि जो न्यूमिनेटर है वो जीरो होना चाहिए। जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो। यही होता है, जीरो डिवाइडेड बाय समथिंग इज इक्वल टू जीरो ना। सो अगर मैं चाहता हूं कि आंसर जीरो आए, इसका मतलब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट जो है इसको जीरो होना पड़ेगा। पर हमें तो पता है कि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो जीरो हो ही नहीं सकती। आप आउटपुट करें या ना करें तो ये कॉस्ट तो आपको पड़ेगी ही पड़ेगी। अगर आपके आउटपुट जीरो भी है तो भी आपको कॉस्ट पड़ेगी। इसका मतलब न्यूमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता। अब अगर न्यूमिनेटर कभी जीरो नहीं हो सकता, इसका मतलब एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कभी भी जीरो नहीं हो सकती। अब ये क्या होगा, ये कॉन्टिन्यूसली, नंबर टू, ये क्या करेंगे, अब ये कॉन्टिन्यूसली फॉल करेगी। कॉन्टिन्यूसली फॉल कैसे करेंगे? अब वो भी इस फॉर्मूले के अंदर है, सारा कुछ इस फॉर्मूले के अंदर है, सिर्फ आपने फॉर्मूला ध्यान से देखना है। अब ये कॉन्टिन्यूसली फॉल करिए, चेक करो, ये आपकी जो कर्व बनी है कॉन्टिन्यूसली नीचे की तरफ जा रही है। देखो एवरेज फिक्स कॉस्ट देखो, 10 5 3 2 2 1.67 1.43 1.25 1.11 कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है। कैसे? अब ये कॉन्टिन्यूसली फॉल इसलिए कर रही है क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि जो आपका न्यूमिनेटर है, दिस वन, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट, अब ये तो कांस्टेंट रखा हुआ है, यानी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के अंदर जो न्यूमिनेटर है वो तो 10 पे कांस्टेंट है, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो कांस्टेंट है। अब वो कह रहा है कि जो इसका डिनोमिनेटर है Q, हम उसको इंक्रीज किए जा रहे हैं। पहले हमने कितनी वैल्यू पुट की? 1, तो आंसर कितना आया? 10। उसके बाद हमने इसको तो कांस्टेंट रखा, इसको 2 कर दिया, 5। उसके बाद इसको कांस्टेंट रखा, नीचे 3 लिख दिया, सो 3.33। उसके बाद इसको कांस्टेंट रखा, नीचे 4 लिख दिया, सो इट इज 2.50। सो अगर हम न्यूमिनेटर को फिक्स रखेंगे और डिनोमिनेटर की वैल्यू को हम इंक्रीज करेंगे तो आंसर क्या आएगा? पहले से कम आएगा। तो आमतौर पे क्वेश्चन पूछ लेता है कि एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज ऑलवेज फिक्स्ड। नो, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज नॉट फिक्स्ड, टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज फिक्स्ड। एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है ही नहीं, वो क्या हो रहा है? वो कॉन्टिन्यूसली फॉल कर रही है, हर बार पहले से कम पड़ेगी, बट कभी भी जीरो नहीं होगी। क्यों नहीं होगी? अब देखो, जीरो इसलिए नहीं हो सकती क्योंकि टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कभी जीरो नहीं हो सकती। हमारे केस में 10 है। अब आप आउटपुट चाहे जितनी मर्जी इंक्रीज कर लो, आप नीचे जितनी मर्जी जीरोस लगा लो, आप जितनी मर्जी जीरोस लगा लो, कुछ ना कुछ तो आंसर फिर भी आएगा। मतलब जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो कॉन्टिन्यूसली फॉल जरूर करेगी, बट ये कभी भी एक्स एक्सिस को टच नहीं करेगी, क्योंकि एक्स एक्सिस को टच करने का मतलब ये है कि ये तो जीरो हो गई। अब हमने कहा कि ऊपर न्यूमिनेटर बैठा है, आप डिनोमिनेटर जितना मर्जी इंक्रीज कर लो, आंसर तो आएगा ही आएगा, चाहे वो जितने मर्जी पॉइंट्स के अंदर आए, पर कभी भी आंसर जीरो नहीं आएगा। ठीक है, तीसरी बात, ये अब ये कॉन्टिन्यूसली फॉल तो कर रही है, बट क्या होगा कि अगर हम इनिशियल स्टेजेस की बात करें, इनिशियल स्टेजेस के अंदर ये क्या होगा? ये फॉल करेगी क्विकली, बट आफ्टर दैट रेट ऑफ डिक्रीजिंग जो है वो क्या होगा? स्लो डाउन। भी सबसे पहले तो क्या होगा? बड़े फास्ट फॉल करेगी। देखो चेक करो, पहले पे 10 थी, हम यहां पे थे, उसके बाद सीधा 5, यानी फॉल देखो यहां से लेके और यहां तक, ये इतना फॉल आया, अगली बार फॉल कम आया, अगली बार और कम आया, अगली बार और कम, हर बार ये जो फॉल का गैप है वो कम होता जाएगा। लुक एट द टेबल, टेबल में क्या होगा? इन्फिनिटी से सीधा 10, 10 से 5 यानी कि हाफ रहेगी, सीधा 10 से हाफ, ठीक, यानी कि 5 का फॉल आया, 5 के बाद ये हुई 3.33 यानी कि फॉल आया 1.67 का,
फिर आया 2.50, फॉल कितना हुआ 0.83, अगली बार फॉल कितना हुआ 0.50, अगली बार कितना हुआ 0.33, अगली बार कितना हुआ 0.24, अगली बार 0.18, अगली बार 0.14, यानी हर बार फॉल तो करेगी पर हर बार इसके फॉल करने की जो रेट है वो क्या होगा, वो कम होती जाएगी। सो इसलिए पहले बहुत फास्ट डिक्लाइन करती है और उसके बाद इसके फॉल करने की रेट जो है वो क्या होता है, वो कम हो जाती है। ये हो गया। एक इसमें हम और बात करते हैं कि जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है वो क्या होती है, वो होती है एक रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। सो व्हाट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व? ये कौन सी होती है? देखो, आप कोई भी कर्व बनाते हैं, जैसे मैंने ये आपको एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट की कर्व दिखाई, ये वाली, मैं कहता हूं कि ये जो कर्व है ये रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है। पर हर एक कर्व जो आप बनाते हैं वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला नहीं होती। कोई भी कर्व रेक्टेंगुलर हाइपरबोला होगी या नहीं होगी ये एक बात पे डिपेंड करता है, और वो ये है कि अगर आपने चेक करना है भी कोई भी कर्व जो है वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है या नहीं, तो उसका बहुत सिंपल फॉर्मूला है। आप उसके ना जो डिफरेंट पॉइंट्स होंगे आप उनको ले लो। मतलब यहां पे ये फर्स्ट पॉइंट था ए, उसके बाद ये आया था बी, सी, डी, ई, एफ, जी, एच, आई। तो ये हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए, ए बी सी डी ई एफ जी एच आई, ये हमने कुछ पॉइंट्स ले लिए। अगर तो उस कर्व के हर एक पॉइंट, आपने जो मर्जी पॉइंट उसके ऊपर ले लो, अगर उस कर्व के हर एक पॉइंट के जो नीचे एरिया है, if that area remains the same, अगर वो एरिया चेंज नहीं होता, वो एरिया उतने का उतना ही रहता है, then the curve is said to be a rectangular hyperbola curve। अब rectangular hyperbola कब होगी? जो मर्जी पॉइंट उठा लो, उसके नीचे जो एरिया होना चाहिए वो सेम रहना चाहिए। ठीक है, वो एरिया जो है वो चेंज नहीं होना चाहिए। अगर वो एरिया चेंज हो गया then the curve is not to be called a rectangular hyperbola, but if the area remains the same then the curve is said to be a rectangular hyperbola। अब मैंने कहा कि ये जो आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व है दैट इज अ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला कर्व। इट मींस कि इसके हर एक पॉइंट के नीचे जो एरिया है वो क्या है, वो सेम है। अब अगर हमें किसी भी कर्व के जो नीचे एरिया है, अगर हमें इसे चेक करना है, तो एरिया किसके बराबर होता है? एरिया का फॉर्मूला लिखो, तो एरिया इज इक्वल टू एल इंटू बी, लेंथ इंटू ब्रेथ, यही होता है। अब अगर हम चेक करें कि लेंथ इंटू ब्रेथ में क्या है, अगर हम ए पॉइंट पे एरिया चेक करना चाहते हैं, सो ए पॉइंट पे लेंथ कितनी है, तो लेंथ इज दस 0 to 10 एंड व्हाट इज द ब्रेथ 1, सो एरिया इज 10। अगर मैं कहूं कि मुझे बी पॉइंट पे एरिया चेक करना है, सो बी पॉइंट पे ऑन दिस लेंथ कितनी है, दिस इज 5 एंड व्हाट इज द ब्रेथ 2, तो एरिया इज 10। अगर मुझे सी पॉइंट पे एरिया चेक करना है, सो लेंथ कितनी है सी पॉइंट पे, लेंथ कितनी है 3.33 into 3, so it is 9.99 और it is 10। अगर मुझे D पॉइंट पे एरिया चेक करना है, so D पॉइंट पे लेंथ कितनी है, it is 2.5 into ब्रेथ कितनी है 4, so it is 10। so देखो A पॉइंट पे एरिया, B पे एरिया, C पे एरिया, D पे एरिया, सब एरिया सेम आ रहा है। अब एरिया एक्चुअली निकल कैसे रहा है, अगर आप इसको थोड़ा सा ध्यान से देखें तो आपको पता लगेगा कि एक्चुअली मैं कर क्या रहा हूं। जब हम लेंथ की बात कर रहे हैं, देखो जब हम एरिया निकाल रहे हैं उसके अंदर हम L इंटू बी कर रहे हैं, लेंथ हम ले रहे हैं y एक्सिस वाली, सो y एक्सिस पे क्या आएगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, और ब्रेथ में क्या आ रहा है हम x एक्सिस में जा रहे हैं, सो इट इज आउटपुट। तो अगर इस फॉर्मूला को देखें ध्यान से, सो ये रही आपकी एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट, ये रही आउटपुट। अगर मैं इसको उठा के इधर ले आऊं सो क्या होगा एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू आउटपुट, सो ये किसके बराबर आएगा, ये टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर आएगा। मतलब जो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट के हर एक पॉइंट के नीचे ये जो एरिया है, ये ए पॉइंट के नीचे का एरिया है, ये बी पॉइंट का एरिया है, ये सी पॉइंट का एरिया है, ये डी पॉइंट का एरिया है। सो जो एरिया है
एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व के नीचे हर एक पॉइंट का वो किसके बराबर है, वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट के बराबर है, क्योंकि एरिया कैलकुलेट करने के लिए वी आर मल्टीप्लाइंग द लेंथ इनटू ब्रेथ। सो लेंथ में क्या है, एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट है, ब्रेथ में क्या है, आउटपुट है। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू आउटपुट कैसे, हमने कहा था एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट अपॉन आउटपुट, तो मैं इसको उठा के इधर ले गया। सो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट इज इक्वल टू एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट इनटू आउटपुट। सो अब हर एक जो पॉइंट के नीचे जो एरिया है वो किसके बराबर है, दैट इज इक्वल टू टोटल फिक्स्ड कॉस्ट। अब टोटल फिक्स्ड कॉस्ट तो फिक्स है, इसका मतलब एरिया भी क्या होगा, फिक्स होगा। सो एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व के हर एक पॉइंट के नीचे जो एरिया होता है वो फिक्स होता है, क्योंकि वो टोटल फिक्स्ड कॉस्ट कर्व के बराबर होता है। हम एरिया फिक्स है तो मतलब एरिया सेम रहेगा, दैट्स व्हाई एवरेज फिक्स्ड कॉस्ट कर्व इज कॉल्ड द रेक्टेंगुलर हाइपरबोला curve. So this is all about the average fixed cost curve. In the next lecture, we'll discuss about the average variable cost curve and also the average cost curve. So we meet again in the next lecture. Till then, it's goodbye from my side. Thank you very much.